welcome to the channel Ankita Regi classes. So how are you guys? I hope you all are fine. तो जो हमारी आज की वीडियो है वो हमारे द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के पार्ट 2 पर है। इससे पिछली वीडियो हमारी द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के पार्ट 1 पर थी, जिसमें हमने ये पढ़ा कि जो बाइपोलैरिटी है उसका मतलब क्या है और आगे जाके कौन सी पोलर का एंड होता है। उसमें हमने पढ़ा कि जो सोवियत यूनियन है वो कैसे बनता है, उसके क्या फीचर्स थे, उसके टूटने के क्या रीजंस थे और उसके टूटने के बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस आए। आज की जो वीडियो है हम उसमें पढ़ेंगे कि उसके टूटने के बाद पूरे आपके वर्ल्ड में क्या सिचुएशन होती है और क्या होता है। तो करते हैं हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट। तो करते हैं हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकते हैं कि CIS की फुल फॉर्म बताइए, तो उसमें आप लोग कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स लिखेंगे। अब ये कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स है क्या, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं कि आपने ये पढ़ा कि जो हमारा सोवियत यूनियन है वो 15 कंट्रीज से मिलके बना है। अब जब सोवियत यूनियन तो डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया, तो अब वो 15 कंट्रीज़ जो हैं वो क्या करेंगे। तो जो वो 15 कंट्रीज़ हैं वो इमर्ज हुई, मिली और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाई, संगठन बनाई, जिसकी जो मेंबरशिप थी वो क्या थी, वॉलेंट्री। मेंबरशिप मतलब सदस्यता, और वॉलेंट्री मतलब स्वैच्छिक। जो उसकी मेंबरशिप थी वो वॉलेंट्री थी और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आपका कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। अब ये जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स है ये क्या काम करता था, तो ये एक यूनियन था, एक संघ था जो कि मेंटेन करता था आपकी मूवमेंट, किस चीज़ की, ट्रेड की, लेबर की एंड गुड्स की, किसके बीच में, इसकी मेंबर कंट्रीज़ के बीच में। तो हमारा ये वाला टॉपिक जो है वो हमारा ख़त्म हुआ। अब हमने पढ़ना है शॉक थेरेपी के बारे में। शॉक थेरेपी का मतलब है क्या। आप शॉक से क्या समझ रहे हो कि किसी को ऐसे झटके देना, ये एक्चुअली में कुछ हद तक इसका मतलब यही मैच करता है, क्योंकि अब जो हमारा सोवियत यूनियन था वो तो हमारा डिसइंटीग्रेट हो गया था। अब सोवियत यूनियन में चल रहा था हमारा कम्युनिज़्म। अब कम्युनिज़्म, सोवियत यूनियन टूट गया, कम्युनिज़्म भी ख़त्म हो गया। अब जो वहाँ पे लोग रह रहे थे उनको कम्युनिज़्म से कैपिटलिज़्म में शिफ्ट करवाना था। बस कुछ इसी टाइप को हम कहते हैं शॉक थेरेपी। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। आज जो कम्युनिज़्म है, जो सोवियत यूनियन में पहले हमारा कम्युनिज़्म चल रहा था, अब उसका तो एंड हो गया। अब ये एक बहुत ज़्यादा पेनफुल ट्रांजिशन था, एक सोशलिस्ट सिस्टम से एक डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम में जाना, जिसे हम कहते हैं शॉक थेरेपी। इन रशिया, द रिपब्लिक्स ऑफ सेंट्रल एशिया एंड कंट्रीज ऑफ ईस्टर्न यूरोप, यहाँ पे एक स्पेशल मॉडल चलाया गया एक ट्रांजिशन टू कैपिटलिज्म, जिसे हम कहते हैं शॉक थेरेपी। और इस मॉडल को गाइड किया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ने। ये आपका इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारा शॉक थेरेपी का मॉडल था उसे किसके द्वारा गाइड किया गया था, तो वो गाइड किया गया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के द्वारा। नेक्स्ट आता है हमारा इन शॉर्ट। अगर हम शॉर्ट में देखें कि शॉक थेरेपी है क्या, तो वो एक ट्रांजिशन है सोशलिज्म से कैपिटलिज्म में जाने के लिए, उसे हम कहते हैं शॉक थेरेपी। आई होप आपको ये क्लियर हो। नेक्स्ट आते हैं हमारे फीचर्स ऑफ शॉक थेरेपी, कि शॉक थेरेपी के हमारे फीचर्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्राइवेट ओनरशिप इज़ द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप। अब हमने सोवियत यूनियन के बारे में जब पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जो वहाँ की प्रॉपर्टी है उस पर स्टेट का कंट्रोल होगा। वहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी ख़त्म कर दी गई थी और सारा कंट्रोल किसको दे दिया गया था, स्टेट को। पर शॉक थेरेपी में क्या था कि जो आपकी प्राइवेट ओनरशिप, अगर आप जो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है वही आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी रहेगी, उसमें स्टेट का कोई रोल नहीं है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी, अब स्टेट की जो प्रॉपर्टी है वो भी प्राइवेट कर दी गई। प्राइवेट फर्म इंस्टेड ऑफ कलेक्टिव फर्म, जो आपकी फर्म है, खेत जो है आपके, पहले के टाइम पे कलेक्टिव फार्म हुआ करते थे, जिसे हम सामूहिक फार्म कहते हैं, वो हुआ करते थे। अब उनको क्या कर दिया, प्राइवेट फार्म कर दिया। एडॉप्शन ऑफ फ्री ट्रेड, मतलब खुले व्यापार को एडॉप्ट कर लिया गया। सिस्टम म्यूचुअल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ करेंसी, जो हमारी करेंसी हैं, हमारी मुद्राएं हैं, उनको कन्वर्ट कर दिया गया।
इंटीग्रेशन विद द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज़, वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ क्या कर लिया गया, इंटीग्रेशन। जो हमारे पश्चिम के देश थे जो ज़्यादा अच्छी तरक्की कर रहे थे उनके साथ इंटीग्रेशन कर लिया गया। अपार्ट फ्रॉम कैपिटलिज्म नो अल्टरनेटिव सिस्टम वॉज एक्सेप्टेड, मतलब कैपिटलिज्म के अलावा वहाँ पे और कोई सिस्टम अलाउड नहीं था, कोई दूसरा सिस्टम अलाउड नहीं था, केवल कैपिटलिज्म पूंजीवादी ही व्यवस्था वहाँ पे थी। टॉपिक आता है हमारा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या कॉन्सिक्वेंसेज, क्या परिणाम थे। सबसे पहले रशियाज इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर कोलैप्स, जो आपका रशिया का एक इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर था उसको क्या हुआ, कोलैप्स हो गया। इकोनॉमिक रिजल्ट्स वर नॉट फेवरेबल, जैसे उम्मीद की थी कि शॉक थेरेपी के बाद हमारे काफ़ी अच्छे इकोनॉमिक रिजल्ट्स आएंगे, वैसे नहीं आए। हैवी फॉल इन द रशियल रूबल, जो रशिया की जो करेंसी है रूबल उसमें भारी गिरावट आई। इंक्रीज इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, असमानता है, उसमें क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। राइज माफिया क्लास एंड फूड क्राइसिस, फूड क्राइसिस मतलब खाने की किल्लत, धीरे धीरे आपके वहाँ पे खाने की चीज़ों को लेके कमी किल्लत होती गई और आपके क्या हुआ, माफिया क्लास का भी राइज होता गया। एंड ऑफ द ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर, जो पहले के टाइम पे सोशल वेलफेयर का ओल्ड सिस्टम चलता था उसे ख़त्म कर दिया गया। उसे हम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गैराज सेल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें हमारी जो 90% इंडस्ट्रीज़ थी वो प्राइवेट हैंड्स को सौंप दी गई, दे दी गई एक थ्रो अवे प्राइजेज़ में, मतलब बहुत ही कम प्राइजेज़ में दे दी गई। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एरियाज़ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशंस, मतलब ऐसे एरियाज़ जहाँ पे हमारे संघर्ष चल रहे थे, उन एरियाज़ के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो वाले कौन से एरियाज़ थे। तो हमारे काफ़ी जो रिपब्लिक्स थे हमारे सोवियत यूनियन के, जो सोवियत यूनियन में से जो 15 हमारे नए रिपब्लिक्स निकले थे उनमें काफ़ी इंटरफेरेंस थे एक्सटर्नल फोर्सेस का, बाहर की शक्तियों का। एक हमारी वॉयलेंट सेपरेटिस्ट मूवमेंट हुई थी हमारी चेचन्या और दागिस्तान में, जो कि थी हमारी 2 रिपब्लिक्स ऑफ रशिया, रशिया की जो 2 रिपब्लिक्स थी हमारी चेचन्या एंड दागिस्तान, यहाँ पे हमारी एक वॉयलेंट सेपरेटिस्ट मूवमेंट हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेते हैं पेपर में आपसे कि कौन से वो 2 रिपब्लिक्स थे रशिया के जहाँ पे हमारी वॉयलेंट सेपरेटिस्ट मूवमेंट हुई थी, तो वो थी हमारी चेचन्या एंड दागिस्तान। फिर हम पढ़ते हैं सेंट्रल एशिया के बारे में कि सेंट्रल एशिया में क्या चल रहा था। एक हमारी सेंट्रल एशिया में सिविल वॉर हुई जो कि 10 सालों तक चली, वो थी हमारी ताजिकिस्तान में। और देयर इज़ ऑल्सो अ स्टेट ऑफ सिविल वॉर, और भी जगहों पे सिविल वॉर हुई, और वो थी हमारी अज़रबैजान, अर्मेनिया, यूक्रेन और किर्गिस्तान एंड जॉर्जिया में। फिर आता है हमारा सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, जो हमारा सेंट्रल एशिया का जो एरिया था हमारा, यहाँ पे वास्ट रिजर्व्स ऑफ पेट्रोलियम था। जो पेट्रोलियम है, पेट्रोल, वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। इस वजह से जो हमारा ये वाला एरिया था ये क्या हो गया था, एक अरीना ऑफ कंपटीशन हो गया था एक्सटर्नल फोर्सेस का, मतलब जो बाहर से फोर्सेस थी और जो ऑयल कंपनीज थी वो इस वाले एरियाज़ पर कब्जा कर रही थी। ईस्टर्न यूरोप की, तो जो हमारा ईस्टर्न यूरोप में हमारा चेकोस्लोवाकिया था वो हमारा स्प्लिट हो गया था, टूट गया था 2 पीसेस में। बाल्कन रिपब्लिक्स की अब बात करते हैं हम। बाल्कन रिपब्लिक्स में हमारा जो यूगोस्लाविया था वो हमारा स्प्लिट टूट गया था सेवरल प्रोविंसेस में, काफ़ी पार्ट्स में। इंक्लूड हुआ था बॉस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया एंड क्रोएशिया डिक्लेयरिंग देमसेल्व्स इंडिपेंडेंस। और जब ये टूटा तो जो ये वाली यहाँ पे आपको कंट्रीज़ दे रखी है, इन्होंने क्या करा, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद आता है हमारा बाल्टिक रीजन्स, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका बाल्टिक रीजन। सबसे पहले तो हमारे बाल्टिक रीजन जो थे वो है एस्टोनिया, लताविया एंड लिथुआनिया। तो जो हमारा लिथुआनिया था वो हमारा बाल्टिक रीजन जिसने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था, कब, मार्च 1990 में। फिर हमारा एस्टोनिया, लताविया एंड लिथुआनिया बिग गेम मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन 1991, और इन्होंने नाटो जो है हमारा उसको ज्वाइन कर लिया था, कब, 2004 में, 2004। इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इंडियाज़ रिलेशंस विद रशिया एंड अदर फॉर्मर कम्युनिस्ट कंट्री, मतलब इंडिया के क्या रिलेशन है रशिया के साथ जो हमारी अदर फॉर्मर कम्युनिस्ट कंट्री हैं उनके साथ। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, इंडिया हैज़ गुड रिलेशंस विद फॉर्मर कम्युनिस्ट कंट्री स्पेशली विद रशिया। जो इंडिया के जो रिलेशन है, जो इंडिया के रिश्ते हैं वो काफ़ी अच्छे हैं कम्युनिस्ट कंट्री के साथ, पर सबसे ज़्यादा इसके अच्छे जो रिलेशन है वो है रशिया के साथ। बोथ रशियन ड्रीम ऑफ अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, जो रशिया है और इंडिया है वो दोनों एक मल्टीपोलर वर्ल्ड का ड्रीम देखते हैं, सपना देखते हैं। जो दोनों कंट्रीज़ है वो बिलीव करते हैं को एग्जिस्टेंस में,
collective security and territorial sovereignty, independent foreign policy, settlement of international disputes through dialogue, strengthening of United Nations and democracy। इन चीज़ों में क्या है, ये दोनों जो हमारी कंट्रीज़ है वो बिलीव करती हैं। उसके बाद हमारा इन द ईयर 2001 हमारा 2001 में 80 बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किए थे इंडिया एंड रशिया ने। इंडिया इज़ अ बिग बायर ऑफ रशियन आर्म्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ऑयल इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम रशिया। जो इंडिया का जो ऑयल है वो इंडिया ऑयल किससे लेता है, रशिया से। रशिया हेल्प्स इन न्यूक्लियर प्लानिंग एंड स्पेस प्लानिंग। जो रशिया है वो इंडिया की काफ़ी मदद करता है न्यूक्लियर प्लानिंग में और स्पेस प्लानिंग में। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, देयर हैव बीन एफर्ट्स टू इंक्रीज एनर्जी इम्पोर्ट्स विद कजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। काफ़ी जो एफर्ट्स हैं वो उनको इंक्रीज़ किया गया है ताकि एनर्जी इम्पोर्ट्स हो सके कजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान से। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो हमारा इंडियन आर्टिस्ट है वो सबसे ज़्यादा हमारे पसंद किए जाते हैं उज़्बेकिस्तान में। इसी के साथ हमारा ये वाला जो टॉपिक है ये भी कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है वो हो चुका है ख़त्म। मैंने ये आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ पे दे रखे हैं, आप लोग एक बार इनसे भी गो थ्रू हो सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल हैं ये और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है ख़त्म। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।